एंड वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोखली एंड आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स के लिए। रीजन बीइंग, इसमें मैं कवर करने वाली हूं आपके चैप्टर नंबर 1 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं MCQ 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स वाले, सारे के सारे आज इस वीडियो में कवर होंगे। सो ये क्वेश्चन अगर आपने तसल्ली से देख लिए, समझ लिए, सीख लिए और उनका कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करना है वो कर लिए, तो आपके फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल भी मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। मतलब सारे के सारे आप ही के पास आएंगे क्योंकि आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया होगा। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से देखना, अच्छे से समझना और क्या आंसर तुम उसमें लिखने वाले हो वो भी देख लेना एक बार। मतलब मैं थोड़ी रिकमेंडेशन देखूंगी, बाकी लिखना तो तुमने खुद नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे MCQ क्वेश्चंस के साथ। भाई देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, राइट? तो इनकी प्रैक्टिस तुम्हें घर से बहुत अच्छे तरीके से करके जानी है। फर्स्ट चैप्टर में MCQ में क्या क्या पूछा जा सकता है या किस किस नेचर के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। और ये इनके आंसर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी नहीं, मतलब इट वोंट बी अ केक वॉक फॉर यू गाइस। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आई पॉज फॉर अ मिनट, मतलब मैं नहीं करूंगी, तुम वीडियो को पॉज करोगे, तुम क्वेश्चन रीड करोगे और तुम्हारे अकॉर्डिंग उसका सही आंसर जो होगा तुम्हें मार्क करना है, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूंगी और उसके बाद सही आंसर तुम्हें बताऊंगी। फिर तुम क्रॉस चेक करना कि तुम्हारा आंसर क्या मिलता है मेरे वाले आंसर से। अगर मिलता है तो बल्ले बल्ले, नहीं मिलता है तो क्यों तुम्हारा आंसर डिफरेंट है और सही एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझ के पेपर में वो सेम मिस्टेक मत करके आना, ठीक है? अंडरस्टूड? तुम चाहो तो रिमेंबरेंस के लिए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि भैया मैंने इस चीज का ये आंसर सोचा हुआ है, ठीक है? ताकि तुम बाद में बदल ना लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो यही मार्क करने वाला था, और करते तुम गलत मार्क हो, ठीक है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पॉज कर लो वीडियो को। मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आई जस्ट आस्क यू गाइस कि पॉज कर लो, मैं अपनी तरफ से टाइम नहीं दूंगी तुम्हें, ठीक है? चलो, द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स इज टर्म्ड एज। वो एस्पेक्ट मैनेजमेंट का जिसमें आप टास्क सही ढंग से कंप्लीट करते हैं, एक्टिविटी को सही तरीके से कंप्लीट करते हैं, गोल को अचीव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परवेसिव, इफेक्टिवनेस, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी। सही बता देती हूँ, 50-50 की चॉइस में ये दोनों आंसर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके आंसर बनेंगे यहां से या यहां से। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही काम सही समय पे कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का काम होता है कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव करना। क्या यहाँ पे वो पूछा गया है? नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है? सही टाइम पे टास्क कंप्लीट करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इफेक्टिवनेस। और जिस स्टूडेंट ने इफेक्टिवनेस इसका आंसर सोचा था, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए, और जिसने नहीं सोचा था देख लीजिए अब इसको। सेकेंड क्वेश्चन है एफिशिएंसी इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। इट मींस, एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट्स और आउटपुट का रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है? इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशनशिप होगा? एफिशिएंसी में क्या रिलेशनशिप होता है? एफिशिएंसी में मैंने अभी आपको बताया, कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट डिराइव करना। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसी बात बोली गई है? पहले में बोला अडैप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, डायनामिक चीज है। डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स, इफेक्टिवनेस है, अभी पढ़ा है। फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, नहीं भैया। डूइंग द राइट टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट कब होगा? कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट, मिनिमम कॉस्ट। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आई होप यही मार्क किया है आपने भी। चलिए फटाफट पॉज लेते रहिए अपने आप, है ना? चंदन सिन्हा इज कंसिडर्ड टू बी इन टॉप मैनेजमेंट ऑफ पोटैटो चिप्स सिंस ही। चंदन सिन्हा नाम का कोई बंदा है जो कि टॉप मैनेजमेंट में कंसिडर किया जाता है कि टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि ये काम है। आपको टॉप मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं उसके बेसिस पे एनालाइज करके बताना है कि चंदन सिन्हा बेसिकली क्या काम कर रहा होगा। पहला है वर्क्स विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड गिव्स देम ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये तो शायद लोअर लेवल वालों का काम होता है ना, अपन ने पढ़ा था टॉप लेवल, मिडिल लेवल, राइट, और लोअर लेवल। लोअर लेवल वाले ही तो वर्कफोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ये काम तो चंदन सिन्हा नहीं कर रहा है। एंश्योर्स दैट हिज डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, अरे भैया ये तो मिडिल वालों का काम है, तो ये भी आंसर नहीं है। इंप्लीमेंट्स द प्लान्स डेवलप्ड बाय हिज सुपीरियर्स, नहीं, ये भी मिडिल वालों का ही काम है, तो ये भी काम नहीं है इनका। एनालाइजेस द स्ट्रेटजीज ऑफ अदर चिप्स कंपनीज एंड फॉर्मुलेट्स द गोल्स ऑफ द कंपनी, ये थोड़ा लग रहा है दिमाग वाला काम, और मैंने आपको बताया ही हुआ है टॉप मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं? दिमाग वाला काम करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी डी। यहां पे करेक्ट आंसर है डी। कौन कौन बच्चे हैं जिनके अभी तक सारे आंसर सही आए हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस एक और चीज तुम समझना, क्वेश्चन में नाम बदल के आ सकते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा तरीका बदल के आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न के आएंगे। जब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही थी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था, नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में वीडियो का लिंक होगा, देख लेना जाके फटाफट। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये पूछा जाता है कि ये बंदा टॉप लेवल पे काम कर रहा है, बताओ क्या काम कर रहा होगा। तो हर बंदा जो डिफरेंट लेवल पे काम कर रहा है उसके काम क्या होते हैं वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल की मैनेजमेंट क्या काम करती है, इसमें कौन कौन काउंट होते हैं, ये तो बहुत ही अच्छे से टॉपिक ढंग से पढ़ के चले जाना, क्योंकि इससे थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा और ऐसे केस स्टडीज और MCQs भी आएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैं साइड हो जाती हूं तो उसी टाइम आप पॉज कर लिया कीजिए ताकि मैं बीच में आपके बैरियर ना बनूं, ठीक है। मैनेजमेंट आर्ट है, ये कौन सी वाली स्टेटमेंट से साबित नहीं होता है, मतलब मैच नहीं करेगी। देखो एक चीज और, डज कब लिखा है, डज नॉट कब लिखा है, ये ध्यान से पढ़ लेना। कभी तुम पढ़ो कि डज वाली चीज और आंसर गलत मार्क करके आओ, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्टली। ओके, फर्स्ट है आपका, द एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। क्या आर्ट में ऐसा होता है, ये तो प्रोफेशन में होता है, तो इसका क्या मतलब है। पहले ही पॉइंट में हमें आंसर मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है, बट आपको पेपर में ये गलती कभी नहीं करनी है कि पहले ही क्वेश्चन मतलब पहला ही ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर सही मार्क कर दो। आपको बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे आपको सही आंसर लग गया कि हाँ यही होगा, फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही है, ठीक है। सेकंड है, मैनेजर अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज इन हिज और हर यूनिक वे। ये करते हैं, बिल्कुल आर्ट में करते हैं। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी आर्ट में होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये भी आर्ट में होता है। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर ए ही होगा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती क्योंकि वो प्रोफेशन में होती है। अंडरस्टूड। देखो मैं थोड़ा बहुत फास्ट चल रही हूं, रीजन बीइंग इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी वन शॉट और रिवीजन वीडियो बना चुकी हूं और इस टॉपिक को मैं अलग से भी पढ़ा चुकी हूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं सारे बच्चों ने वो सब कवर कर लिया, इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लिख के ही आए हैं, तो उनसे बन रहा होगा ये, ठीक है। द फोर्स दैट बाइंड्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज, ये तो सबसे रद्दी और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल पूछा जाता है सीबीएसई द्वारा। इसमें ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस को बाइंड करने के लिए जो फोर्स होती है उसका नाम क्या है। ऑर्गेनाइजिंग, ये तो फंक्शन ही है। एफिशिएंसी, ये तो एस्पेक्ट है। प्रोफेशन, इससे तो मैनेजमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। ये 1 मार्क एक्सप्रेस में भी पूछा था मैंने, वहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग goods with fewer resources but cannot achieve the targeted production. In such a case the business is said to be, एक बिजनेस है जो कि गुड्स फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ प्रोड्यूस करना चाहती है बट अचीव नहीं कर पाती अपने टारगेटेड प्रोडक्शन को, ऐसे केस में वो बिजनेस क्या कहलाया जाएगा। मतलब कम रिसोर्सेज में काम तो कर पा रही है ये, लेकिन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही है ये, तो ऐसे में ये क्या कहलाई जाएगी कि ये एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस पता है ना, एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू रिसोर्सेज, इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू टाइम। तो टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रही मतलब इफेक्टिव नहीं है। कोई ऐसा ऑप्शन है जो बोलता है इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट है। इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, बहुत इफेक्टिव नहीं, दिस वन बी विल बी द राइट आंसर। एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है, मार्क कर लीजिए। स्टिल अगर मतलब वैसे तो मैं मतलब आपको बता ही रही हूँ समराइज में, स्टिल किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में अलग से लिख देना, मैं उसको डाउट सेशन में ले लूंगी या फिर मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अंडरस्टूड। चलिए, Naveen works as a production manager in Global Enterprises Limited. He has been given the task of getting 10,000 units of hand-woven table mats manufactured at the cost of 250 per unit within 20 days. 3 चीजें दी हुई हैं, 10,000 यूनिट्स बनानी है 250 पर यूनिट के बेसिस पे और 20 दिन के अंदर अंदर। 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure, अगर इस पर्टिकुलर इंसान नवीन को इफेक्टिव बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। इफेक्टिव किससे रिलेटेड होता है, टाइम से, काम कंप्लीट करने से रिलेटेड होता है। तो टाइम से अगर इसको काम कंप्लीट करना है तो टाइम कितना मिला है इसको, 20 दिन का मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि 20 दिन में टाइम कंप्लीट कर पा रहा है तो वो इफेक्टिव कहलाया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड, ये तो एफिशिएंसी से रिलेटेड हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 250 पर यूनिट, अगेन एफिशिएंसी से रिलेटेड। द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 20 डेज, देखिए आ गया ना ऑप्शन, टाइम से रिलेटेड होना था तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अब कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दे, रीजन बीइंग वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि नवीन को अगर इफेक्टिव मैनेजर बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। इफेक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है, वो रिलेटेड होते हैं टाइम से, तो आपको टाइमली काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इनको ध्यान से करिएगा। और ये साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों ही टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एट टाइम्स, तो अच्छे से पढ़ना है वो टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, जैसे हर इंसान के अलग अलग गोल्स होते हैं। जीपो इज एन अपकमिंग रिटेल चेन, रिटेल है वर्ड ये, retail chain for providing consumer goods door to door. The objective of the organization to increase sales. Ali is an educational organization working with an organization of objective of providing, भाई ये वर्ड तो बहुत बार आ रहा है यहाँ पे, टू अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। ये बोल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जीपो जिसका काम है कि कंज्यूमर गुड्स डोर टू डोर प्रोवाइड करने और सेल इंक्रीज करने, उनका मेन गोल है। एली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को। मैनेजमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड, यहाँ पे आपको बताना है कि इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी कथा में मैनेजमेंट का कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा वाला फीचर हाईलाइट किया गया है। आपने देखा होगा, मैंने पढ़ते पढ़ते ही अननोइंगली ऑब्जेक्टिव को मार्क कर दिया, राइट। तो समवट हर एक लाइन में ये फोकस कर रहे हैं गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव उस चीज पे। तो आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, नहीं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। फिर है मैनेजमेंट इज अ इनटैंजिबल फोर्स, नहीं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यस, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Keeping in view the changes in the consumer demands and preferences, Kamal Bakery has reduced the sugar and fat content in its product. भैया क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा शुगर फ्री वाले खाने वाले हो गए हैं, तो ये पर्टिकुलर बेकरी थी जिसने देखा कि लोगों को आजकल शुगर फ्री चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो उन्होंने शुगर फ्री आइटम्स बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में आपको बताना है कि ये बिजनेस किस अप्रोच के साथ चल रहा है। बदलती दुनिया के साथ बदलता बेकरी, क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, नहीं भैया, इसके बारे में तो दूर दूर तक बात नहीं हुई है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, कोई लेना देना नहीं है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कहाँ बताया गया है? ऊपर से पता नहीं किस नशे में हमारे स्लाइड्स मैन ने ये स्लाइड्स बनाई है, इतनी सारी गलतियां कर दी हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इंडीड मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, बदलते वक्त के साथ बदलाव लाता रहता है। तो डायनेमिक फंक्शन से ये क्वेश्चन बना गया है। बेकरी वाले क्यों चेंजेस ला रहे हैं? क्योंकि डिमांड लोगों की चेंज हो रही है, लोग बदल रहे हैं तो डिमांड बदल रही है, डिमांड बदल रही है तो बेकरी वाले अपने प्रोडक्ट को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी ना, लास्ट में मुझे अपना अपना स्कोर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट थे, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कौन है सबसे बुद्धिजीवी स्टूडेंट हमारा। Sorted Limited is a leading software development company. The company is satisfying the diverse needs of its employees. Its employees are given competitive salaries and perks. They have been given chance for their personal growth and development. For harmony in the organization, management has to reconcile personal goals with the organizational goals. कितना सोच रहे हैं ना ये लोगों के बारे में। इस पूरी स्टोरी में लिखा हुआ है कि अपने एम्प्लॉयज के बारे में वो इतना सोच रहे हैं कि उनको बढ़िया कंपेटिटिव सैलरीज दे रहे हैं, पर्क्स दे रहे हैं, उनके जो पर्सनल ग्रोथ है उसके बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मर्ज कर रहे हैं। कितना सोच रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के बारे में। आप बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का? सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड है क्या? नहीं है। पर्सनल, अभी नहीं बताऊंगी। ऑर्गेनाइजेशनल, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सोशल एंड पर्सनल, नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? पर्सनल, मतलब ये अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो ये अपने लोगों से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद सैटिस्फाइंग द पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट मस्ट सीक टू सैटिस्फाई द डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। लाइक यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज की कौन कौन सी नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला है फाइनेंशियल नीड्स, अपने स्टाफ को अच्छी सैलरी दो, उनके फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखो। सोशल नीड्स, उनको बढ़िया तरीके का एनवायरनमेंट दो सो दैट उनको अच्छा लगे, ऑर्गेनाइजेशन में आके खुश हो वो। हायर लेवल नीड्स, अपॉर्चुनिटीज दो पर्सनल ग्रोथ वगैरह की। बताओ इनमें से कौन सी, मतलब तुम्हें अपने एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देनी है, कौन से वाली नीड के लिए दोगे? बताओ तुम अपने एम्प्लॉयज का भला किस प्रकार से करोगे? उनको फाइनेंशियली ज्यादा वो करोगे, सोशल नीड्स प्रोवाइड करोगे, या ग्रोथ नीड्स प्रोवाइड करोगे? क्या करोगे? मैं होती तो मैं ये तीनों प्रोवाइड करती। वैसे तो मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं करती, लेकिन बोलने के लिए मैं ये तीनों प्रोवाइड करती। और कोई भी अच्छा मैनेजर क्या करेगा? ये तीनों ही प्रोवाइड करेगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ग्राउंड रियलिटीज कुछ मर्जी हो, एम्प्लॉयज का तुम कुछ करो या नहीं करो, लेकिन तुम हमेशा शो ऐसे करते हो कि हम अपने एम्प्लॉयज के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तुम अपने एम्प्लॉयज की सारी डिमांड्स को फुलफिल करोगे। Protozone Limited business is running successfully from last 3 years in Rajasthan. The management has decided to go for other states as well to sell their products. Identify the organizational objective. क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक जगह अच्छा कर रही है, वो सोच रही है मैं और भी जगह अपने पैर पसारूं, ठीक है। तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब ये किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है? ग्रोथ के बारे में, सोशल के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, नन ऑफ द अबव के बारे में। जब हम सोचते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा बनाएं या इस ऑर्गेनाइजेशन से 4 ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएट करें अलग अलग एरियाज में, तो हम सोच रहे होते हैं हमारी ग्रोथ के बारे में। सो द राइट आंसर विल बी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। किसी को डाउट तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए, फिर है राममूर्ति, एक प्रोफेसर है मैनेजमेंट के जिन्होंने क्लास कंडक्ट की मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे। और पहले तो देखो पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है। मैं बार बार बोल नहीं रही हूँ तुम लोगों को, इतनी अकल तुम खुद ही चला लोगे। इन द नेक्स्ट क्लास द प्रोफेसर आस्क्स हिज स्टूडेंट्स टू प्ले रोल्स ऑफ डिफरेंट मैनेजर्स
He gave them various situations and asked them to think like managers and provide solution to the problems given in these situations. Each student applied the principle this and that in their over personalized manner. बोला क्या हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने क्लास में मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाए बच्चों को और अगले दिन उनको एक टास्क दिया, उनको ना अलग अलग सिचुएशन दी और बोला कि बताओ तुम इसे कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इसमें फिट करके दिखाओगे। सबने क्या किया, सही मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाया लेकिन अपने पर्सनलाइज टच से लगाया, मतलब अपना पर्सनल टच उसमें ऐड किया। तो यहाँ तुम्हें बताना है कि कौन सा नेचर मैनेजमेंट का हाईलाइट किया गया है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस। बताइए पर्सनलाइज टच किस में होता है, साइंस में होता है, आर्ट में होता है या बोथ में होता है या फिर प्रोफेशन में होता है। अरे रे साइंस की स्पेलिंग क्या बात कर दी है। तो पर्सनलाइज टच हम सब जानते हैं, एक्सक्यूज मी छींक आने वाली थी, आई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि पर्सनलाइज टच सिर्फ और सिर्फ आर्ट में होता है। ठीक है, सो राम मूर्ति वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आर्ट होगा। तुम देख रहे हो किस तरह से नेचर ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं किया तो एमसीक्यू में दिमाग लगवाने वाला क्वेश्चन कर लिया। इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक कॉन्सेप्ट को ना बहुत ही तसल्ली से बढ़िया तरीके से पढ़ा करिए, सो दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो तुम्हारी। किसी भी नेचर का क्वेश्चन आ जाए यू शुड बी रेडी विद द आंसर, ऐसा होना चाहिए तुम्हारे साथ। ठीक है, चलिए इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश सोलंकी वॉज वर्किंग इन XYZ कंपनी, मैंने जो क्या कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग कूलर्स बना रही थी। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, उसने देखा कि भैया प्रॉफिट तो गिरे जा रहा है पिछले 3 महीने से। प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब भाई कोई फर्म होगी जो बार बार लॉसेस में जा रही होगी तो सर्वाइवल पे तो क्वेश्चन उठ ही जाएगा। तो आपको, और उसने रीजन फाइंड करना शुरू कर दिया कि क्यों उसकी कंपनी ऐसे गिर रही है। आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन से मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहा है। भाई देखो क्या हो रहा है, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को देख रहा है और ये देख रहा है प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, तो वो रीजन फाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉफिट्स क्यों गिर रहे हैं। अब इतना दिमाग वाला काम कौन कर सकता है, दिमाग वाले काम कौन करते हैं, टॉप मैनेजमेंट वाले करते हैं। पहला ही ऑप्शन टॉप मैनेजमेंट है, तो राइट आंसर क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं रमेश सोलंकी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट गलत है। पहला है द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी एंड ट्रेनिंग। पढ़ने में कुछ अलग नहीं लग रहा है। द मेजर टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग ओवरऑल गोल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड अचीविंग द इंडिविजुअल गोल्स ओनली। एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, क्या पढ़ के आपको लगा कि कुछ अटपटा सा है यहाँ पे, कुछ तो गलत लिखा हुआ है। पहले वाला मुझे बिल्कुल सही लगा, द मेजर टास्क ऑफ मैनेजर टू गिव कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड अचीविंग द इंडिविजुअल गोल्स ओनली। ऑर्गेनाइजेशनल गोल का क्या होगा फिर, अगर सिर्फ इंडिविजुअल गोल के बारे में आप सोचेंगे। अच्छी मैनेजमेंट बोलती है इंडिविजुअल गोल्स के साथ आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का भी ध्यान रखो। सो ये वाला आंसर मुझे मतलब ये वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, इस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न थ्रू रेवेन्यूज to cover costs. Statement 2, management increases effectiveness by reducing costs and increases productivity. Alternatives, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ दी हुई हैं 2 स्टेटमेंट्स, आपको बताया जा रहा है उन स्टेटमेंट्स में कुछ कुछ चीजें और फिर पूछा जा रहा है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, कौन सी वाली गलत है। दोनों सही है, दोनों गलत है। पढ़ के देखिए, पहले वाले स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना होता है तो उसे मिनिमम रेवेन्यू तो अर्न करना ही पड़ता है। मैंने आपको अभी बताया, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू ही नहीं अर्न करेगी तो सर्वाइव कैसे कर पाएगी, पैसे ही नहीं कमा पा रहे हो, तुम बार बार लॉस में जा रहे हो, कैसे सर्वाइव कर पाओगे। तो ये स्टेटमेंट मुझे तो ठीक लग रही है। सेकेंड, मैनेजमेंट increases effectiveness by reducing costs and increasing productivity. मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इंक्रीज करती है कॉस्ट रिड्यूस करके और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके। अरे भैया ये तो एफिशिएंसी नहीं करती थी क्या, ये तो एफिशिएंसी आंसर होना चाहिए। सो सेकंड वाली स्टेटमेंट मुझे थोड़ी गलत लग रही है। तो यहाँ कोई ऑप्शन है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बात बोली जा रही है कॉस्ट रिड्यूस करने की, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके, ये एफिशिएंसी के बारे में होती है, इफेक्टिवनेस के बारे में नहीं होती है। ठीक है, चलिए असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन आया है, द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड टू बी लिंक थ्रू कोऑर्डिनेशन। हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को आपको लिंक करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन की मदद से। बहुत सही बात बोली है। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा ऐसा मानते हैं कि वो मतलब इवैल्यूएट करके, जज करके, डिसाइड करके अपने प्रोफेशनल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही कोई भी चीज
का पता लगा सकते हैं। मतलब स्पेशलिस्ट एक पर्टिकुलर वे में ही सोचते हैं और वो अपने प्रोफेशनल चीजों को ही, प्रोफेशनल क्राइटेरिया को ही ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को इवैल्यूएट करते हैं। बात तो मुझे ये भी सही लग रही है, लेकिन मुझे इन दोनों में कोई तुक नहीं लग रहा। मतलब दोनों की बात का कोई रिलेशनशिप लग रहा है क्या? बातें दोनों सही हैं, लेकिन बातों में लिंक लग रहा है क्या तुम्हें? ऑब्वियसली नहीं लग रहा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें लिखा हो कि स्टेटमेंट दोनों ठीक है लेकिन लिंक नहीं है। यहाँ है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू मी बी विल बी द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज असर्शन और रीजन बातें सही बोल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। रीजन में जो बात लिखी गई है वो असर्शन का रीजन नहीं है। ठीक है, चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट कैन वर्क हैंड इन हैंड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट ढंग से काम कर सके, हाथ मिला के काम कर सके। बिल्कुल सही बात बोलिए, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। रीजन में ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ये भी स्टेटमेंट सही बोली है। लेकिन क्या दोनों में कोई लिंक है? असर्शन बिल्कुल है। द राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, असर्शन और रीजन में लिंक है और दोनों एक दूसरे से मतलब सही बातें भी बोल रहे हैं। सो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेयरमैन, रिसर्च मैनेजर, सी फॉरमैन। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ चेयरमैन कौन से लेवल पे काम करता है? टॉप लेवल पे काम करता है, तो चेयरमैन आ जाएगा यहाँ। देखो जब भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं ना, तुम्हें पूरे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले क्या देखो, पहला ऑप्शन देखो किसी से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। चलो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए 3 से मैच कर रहा हो। किसमें मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। इसमें मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। बचे ये दोनों ऑप्शंस। मतलब आपका राइट आंसर इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से आने वाला है। उसके बाद रिसर्च मैनेजर, मैंने आपको बताया हुआ है हर वो बंदा जिसके नाम में मैनेजर लगा हुआ है वो मिडिल लेवल पे ही आएगा, तो ये मैनेजर मिडिल लेवल पे आएगा। अब बी वाला ऑप्शन देखो 1 से मैच कर रहा है। बी वाला ऑप्शन क्या 1 से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। आंसर करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। ऐसे में क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम सेव होगा। क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ एक स्ट्रैटेजी लगाई कि मैंने सारे ऑप्शन रीड ना करके एक ऑप्शन देखा जिसका मुझे पक्का पता था राइट आंसर यही होगा। चेयरमैन का पक्का राइट आंसर क्या होगा? टॉप लेवल होगा। तो मैंने ऑप्शंस में जाके ऐसे ऑप्शन को पहले क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन मेथड समझते हो? मतलब वो ऑप्शन जो बिल्कुल भी आपका आंसर हो ही नहीं सकता उनको हटा दो। केबीसी में वो 50-50 चलता है ना कि 50-50 कर दो तो 50-50, मतलब 2 ऑप्शन उड़ा दिए जाएंगे, 2 ही ऑप्शन बचेंगे जिनमें से आपको आंसर करना पड़ेगा। तो मैंने वही 50-50 की चॉइस करी। उसके बाद मैंने सेकंड ऑप्शन देखा, ये इससे मैच कर रहा था, वो लगाया और आंसर निकल गया। मुझे तीसरे ऑप्शन तक पहुंचना ही नहीं पड़ा, पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ा। ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है इन ऑर्डर टू सॉल्व मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इससे हम ये भी जान लें कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान करते हैं, वो उससे सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से एक पूरे सिलेबस का असर्शन रीजन का भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और कैसे उन्हें अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है वो भी बता दूंगी। चलो इसी बात पे हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे थ्योरी क्वेश्चंस में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता रही थी इस चैप्टर के, मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कोऑर्डिनेशन से एमसीक्यू में नहीं तो एक मतलब ऐसे थ्योरी क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का, बताइए। आपकी बुक में पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इससे रिलेटेड, बस वही वहां से उठाना और यहाँ पे चिपका देना है। लिखना है आपको कि कैसे कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को एक साथ बाइंड करने की कोशिश करता है। अब ये बाइंड करता है इसलिए एक खुद फंक्शन नहीं बन जाता, बल्कि हर फंक्शन में एडेड होता है, इसलिए हम इसे एसेंस का नाम देते हैं। और इसकी और बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने चैप्टर की वीडियो में दी थी, वो देख सकते हो तुम। ठीक है, तो इस नेचर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे नेचर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें पता है आंसर कैसे लिखना है। अरे एक और मैच द फॉलोइंग आ गया। चलिए प्लानिंग क्या काम करती है? प्लानिंग में हम एडवांस में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब एक किससे लिंक्ड होगा? 2 से लिंक्ड होगा। अच्छा मैंने तुम्हें तो मौका ही नहीं दिया पॉज करके वो करने का। आई होप तुमने बीच में ही रोक के कर लिया हो। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं ए 2 से मैच करता है, किसी ऑप्शन में है ए 2 से मैच नहीं करता, ए 2 से मैच नहीं करता, ए 2 से मैच नहीं करता, ए 2 से मैच करता है। तुम्हें बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज तुम्हें तुम्हारा राइट आंसर यही मिल गया। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज प्लानिंग का सीधा आंसर है कि एडवांस में सोचते हैं व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, चलिए सेकंड थ्योरी क्वेश्चन, व्हाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड टू बी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट? मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? ये तो टॉपिक ही है तुम्हारा स्ट्रेट अवे
क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दिस एंड दैट, बस वही तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगेन इसको पूछने का एक और तरीका हो सकता है, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशंस। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें 3 मेजर क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। एक्सप्लेन करिए इन डायमेंशंस को, बस यही सेम एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। किसी भी नेचर से क्वेश्चन पूछे, आपको पता है आपको आंसर कैसा लिखना है, ठीक है। थियरी क्वेश्चन है अभी, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको मार्क करवाया था कि मैनेजमेंट आर्ट भी होती है, साइंस भी होती है, साइंस पूरी नहीं होती है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करोगे इसमें आप? इसमें बढ़िया तरीके से आप क्या करना, चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट, कि आर्ट में ये फीचर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट में क्या ये वाला फीचर होता है? हाँ होता है। क्या ये वाला फीचर होता है? हाँ होता है। क्या ये वाला फीचर होता है? हाँ होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। सेम गोस फॉर साइंस, साइंस में फीचर्स बनाना, क्या मैनेजमेंट में ये वाला फीचर पाया जाता है? पाया जाता है। ये पाया जाता है, थोड़ा पाया जाता है, थोड़ा नहीं पाया जाता। ये वाला फीचर बिल्कुल नहीं पाया जाता, मतलब ये थोड़ा सा क्या हो गया, इम्प्योर साइंस हो गया, इम्प्रॉपर साइंस हो गया। ऐसे फ्लो चार्ट बना के जब तुम अपने आंसर की प्रेजेंटेशन करोगे ना, बहुत ही बेहतरीन लगेगा तुम्हारा आंसर और तुम्हें पूरे मार्क्स पक्का मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ज्यादा आप इन्होंने इंग्लिश घुसा दी है और ज्यादा लाइनें बढ़ा दी है, बट बात वो सेम ही पूछ रहे हैं आपसे कि आर्ट और साइंस से कंपेयर करके बताओ मैनेजमेंट को। और मैंने आपको बताया भी था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आर्ट एंड साइंस दोनों से ही रिलेटेड पूछ लिया जाता है आपसे, मतलब एक चीज से नहीं पूछा जाएगा, दोनों ही साथ में मिल जाएंगे। जबकि प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो अलग से आएगा, वो इनके साथ नहीं आएगा। जैसे कि हमारा नेक्स्ट वाला ही है, नहीं एक और नेक्स्ट है, आगे चला गया, सॉरी। मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट में इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में। ये आपको अलग से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें आप उन सबका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ही, तो बस वो सारे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब बस ये चीज देख लेना कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन भी नॉर्मल रखना, छोटी सी रखना। लेकिन अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो प्लानिंग को एग्जाम्पल की मदद से समझाना, ऑर्गेनाइजिंग को एग्जाम्पल की मदद से समझाना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए अपने आंसर को लिखना, और जहां तुम्हें लगे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखना, और एग्जाम्पल तो बीच में कोट कर ही देना, ठीक है। अगेन ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिखा रही हूँ, इन सारे क्वेश्चंस का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सो दैट पेपर से पहले आप इन सारे क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा फोकस डाल के जाएं। और मैं तो बोलती हूँ बेटर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए, जो कि आपको करनी चाहिए। आई एम श्योर आप लोग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप जीवन में, कर लो, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस में इन्हीं क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट तुम्हें पता हो पेपर में पहले से कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी मैं राइटिंग प्रैक्टिस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की 4 फीचर्स, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। कोई भी 4 फीचर जिस पे तुम्हारी कमांड अच्छी उठाना, उनको एक्सप्लेन करना और बस थैंक यू लिख देना लास्ट में। State 4 points that highlight that management is this and that. Management is the process of working. देखिए इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए, काम तुम्हें सेम ही करना है। जो तुम्हारे बेस्ट एक्सप्लेनेशन वाले फीचर्स होंगे या पॉइंट्स होंगे, उनको पिक करना, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखना, हेडिंग बढ़िया तरीके से लिखना, हेडिंग के नीचे ऐसे अंडरलाइन करना और फिर एक्सप्लेनेशन लिख के काम खत्म कर देना। ये तुम्हारा काम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो इन्होंने ना ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी है। ऐसा बहुत बार करता है सीबीएसई, बहुत सारी फालतू लाइंस इंसर्ट कर देता है सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट आपको फोकस किस चीज पे करना है? आपको फोकस करना है इस चीज पे। कई बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन देख के लिखने बैठ जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस पर तो फोकस करो। मेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे 2 पूछे हुए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। वो मल्टी डायमेंशनल वाली चीज, ठीक है, वर्क और ये और वो, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आप उनको वो कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेट अवे लिखने के लिए, तो बढ़िया तरीके से पहले ट्रायंगुलर फिगर बनाना, टॉप लेवल लिखना, मिडिल लेवल लिखना, लोअर लेवल लिखना। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? सीईओ आता है, सीएफओ आता है, मैनेजर्स आते हैं, फॉरमैन आता है, ये सारे आप लिखेंगे। और नीचे फिर आप लिखेंगे टॉप लेवल क्या काम करता है। अगर ये 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इतना लंबा लिखना पड़ेगा। काम क्या करता है, टॉप लेवल वाले, मिडिल लेवल वाले क्या काम करते हैं, लोअर लेवल वाले क्या काम करते हैं, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, और फिर भी आपको और लगे कि और लिखना है तो ऐसे डिफरेंस बिटवीन का चार्ट बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए, डू यू थिंक मैनेजमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन? यहाँ पे अलग से प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है, आर्ट और साइंस वाला ज्यादा पूछा जाता है, बट स्टिल यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस आंसर आल्सो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन के
प्रोफेशन को कंपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट से, आपको प्रोफेशन के फीचर्स लिखने हैं, उसके बाद मैनेजमेंट के फीचर्स देखने हैं, क्या मैच करते हैं, नहीं करते नहीं करते नहीं करते, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, ये वो कर देना है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन में आई विल आस्क यू गाइस कि प्रेफर करना फ्लो चार्ट ही बनाना, ठीक है। एंड दैट्स इट, इस चैप्टर में बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप मैंने तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। अब ऐसे ही मतलब बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज जो मैं आप लोगों को बोलूंगी, प्लीज अपने अपने लेवल पे राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट वहां तुम लैक नहीं करो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे वहीं लैक करते हैं और वहीं से उनके मार्क्स करते हैं। कॉन्सेप्ट उनको सब आती है, तो वो भी थोड़ा अपन को हैंड इन हैंड लेके चलना है। अभी बिजनेस स्टडीज के पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। That's it. Thank you so much for watching this video.